कर सके। यस, और बहुत सारे लोगों को और ज्वाइन करना था बाकी देशों से भी, बट किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाए। कुछ लोग वेकेशन पे गए हैं नीलेश, तो ये रिकॉर्डिंग यस सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा आने वाले 2 हफ्तों में हमारे लाइफ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। और डॉक्टर नीलेश लोमटे औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के एक बहुत जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। आई थिंक हिंदी मराठी में और उसका अनुवाद नीलेश ही दे पाएंगे मुझे, मैं और प्रॉपरली नहीं दे पाऊंगा, बट नीलेश इज अ वेरी लर्नड पर्सन। अपना एमडी और डीएम उन्होंने कंप्लीट किया है। और मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए नीलेश को हैंड ओवर करता हूँ। डॉक्टर नीलेश, द स्टेज इज ऑल योर्स। यस सर। सर स्लाइड आपके तरफ से फॉरवर्ड होगी कि? हाँ हाँ, बस आप बोलते रहिएगा, मैं फॉरवर्ड करते हूँ। यस सर, यस सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं ओबेसिटी, यानी अभी न्यू नेम ऑफ ओबेसिटी इज एडिपोसिटी बेस्ड क्रोनिक डिसीज। तो फैट के कारण, बॉडी के एक्सेसिव फैट के कारण जो कुछ डिसीज है बॉडी में, उसको ओबेसिटी बोलते हैं। उसका नाम है एडिपोसिटी बेस्ड क्रोनिक डिसीज। सो ये न्यू एक पेंडेमिक है। पूरे वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। सो पेंडेमिक मीन्स पूरे वर्ल्ड में जिस डिसीज का इंसिडेंस, इंसिडेंस मीन्स न्यू न्यू केसेस, और प्रिवेलेंस मीन्स न्यू प्लस ओल्ड केसेस, इसको प्रिवेलेंस बोलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण मल्टीपल डिसीजेस आ रहे हैं। So nowadays obesity is a new pandemic and it leads to multiple chronic diseases like diabetes, hypertension, dyslipidemia, that is a increase in cholesterol level, increase in heart disease, increase in osteoarthritis, increase in OSA, that is obstructive sleep apnea. That means difficulty in the breathing, excessive snoring, hypoxia, that is the obstructive sleep apnea, that is disease related to lung. So on, multiple diseases are increased by just obesity. Obesity is not a, it is not a one disease. तो ओबेसिटी एक डिसीज नहीं है, इसके कारण बहुत सारे डिसीजेस के न्यू पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। So obesity, how to diagnose it? So very important and easy to measure is BMI, that is a body mass index. That is a weight in kg divided by height in meter square. So worldwide more than 30 is called as obesity, but अपने इंडियन पॉपुलेशन में थोड़ा बाकी डिसीजेस का प्रमाण ज्यादा है। जैसे फैट के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, इनका प्रिवेलेंस इंडियन पॉपुलेशन में एक्सेस है, इसलिए अपना कट ऑफ लोअर साइड में है। आवर इंडियन कट ऑफ फॉर ओबेसिटी इज नॉट 30, it is 25. It is reduced by 5 for Indian and Asian population. That's why our prevalence is on higher side as compared to Western population. So अपना टोटल हम वर्ल्ड वाइड जब कैलकुलेट करेंगे, उनके हिसाब से अपने इंडियन पॉपुलेशन में ओबेसिटी का प्रमाण ज्यादा है। सेकेंड थिंग, हम ये देखेंगे कि कॉजेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के डिफरेंट कॉजेस क्या है, क्यों बढ़ते जा रहा है, और उसके कॉम्प्लिकेशन, दुष्परिणाम क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं। थर्ड थिंग, हाउ टू प्रिवेंट एंड मैनेज इट। सो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ बस ये जैसे जैसे बढ़ जाएगा तो अदर डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। Diseases are increased because of just rise in obesity levels. So we need to avoid the increasing obesity. We need to tackle it as early as possible to prevent multiple serious complications in future. So next slide please sir. So as per worldwide definition of obesity, that is body mass index more than 30, India is in the 10 to 15% range of obesity. But for Indian and Asian population,
we take cutoff as a 25, equal and more than 25 of body mass index. That's why our prevalence, that is new plus old cases, are more than 30% in Indian population. And pre-diabetic, that is borderline pre-obese, that is borderline obesity, body mass index in between the 23 to 25, तो इनका भी प्रमाण नियर अबाउट 20%. तो ओवरऑल प्री ओबेसिटी प्लस ओबेसिटी का जो प्रमाण है, प्रिवेलेंस है, वो अराउंड 40 to 50% है इंडियन पॉपुलेशन. सो एवरी अल्टरनेट पर्सन इज प्री obese or obese. So it's alarming for Indian population, Asian population for this prevalence, and it leads to alarming increasing the multiple chronic diseases. That's why we need to tackle as early as possible. We need to prevent the increasing prevalence of obesity and its complications. Next slide, please. So as per definition of world definition of obesity, 2030 तक इंडिया के अराउंड 28% are in the 28% of world population, obese population is in the India. So about near about 1/3 obese population इंडिया में रह सकता है 2030 तक. तो जब तक हमने कुछ प्रिवेलेंस कम करने के लिए या इसका प्रमाण कम करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं उठाए या कुछ हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, तो about 1/3 obese will be in the Indian out of the all world population. So that's alarming. इंडिया के जो population है, especially we Indian are thin and central obese. That is our obesity is central, and that's why we have more visceral fat and subcutaneous fat in the abdomen. That leads to multiple complication in terms of insulin resistance. That is इंसुलिन का जो बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट है कम होता नहीं है, उसका इफेक्ट कम होता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. साथ में ही एक्सेसिव फैट के कारण अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लड वेसल का जो साइज है कम होके क्लॉट होता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट डिसीज के प्रमाण बढ़ जाता है. साथ में ही इंसुलिन बॉडी पे काम नहीं करता है, तो बॉडी में फैट के कारण जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, उसकी लेवल भी ब्लड में बढ़ जाती है. तो ओवरऑल वो सब बढ़ने के कारण हार्ट डिसीज की रिस्क बढ़ जाती है, और स्पेशली एक्यूट हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की रिस्क इसके कारण बढ़ जाती है. तो उससे पहले हम एक बार और डेफिनेशन की तरफ जाएंगे. हमने बॉडी मास इंडेक्स की एक देखा. अदर डेफिनेशंस आर excess fat in the body, more than 25% of body weight is occupied by the fat in male, and more than 30% in the female is called as obesity. ये दूसरा definition है. इसके कारण excess fat, we can calculate the or we can measure the fat through the DEXA scan or CT scan, and उसके अनुसार मेल्स में अबो 25%, फीमेल्स में अबो 30% रहा तो भी हम ओबेसिटी बोल सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड इसके कारण अपने बॉडी पे जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी अपने को साथ में देखने पड़ते हैं. तो ये हमने जब डिस्कस किया कि ओबेसिटी इज अ बॉडी मास इंडेक्स इक्वल एंड मोर देन 30, दिस इज फॉर होल वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट इंडिया के लिए इक्वल एंड मोर देन 25 एंड प्री ओबेस इक्वल एंड इन बिटवीन 23 to 25. This is the for Indian population. Next slide please sir. हाँ, तो normal body mass to is a normal body mass index, या क्या क्या बोल सकते हैं. 25 to 29.9 is overweight, and 30 to 34.9 is obese, and more than 35 is extremely obese, and more than 40 is morbid obese. This is for world population. For Indian population, equal and more than 25 is obesity, 23 to 24.9 is a pre-obese, and below 23 is a normal. From 18 to 23 is a normal body mass index for Indian population. So we have genetic tendency for the central obesity.
genetic predisposition for the development of diabetes, and that too 1 decade earlier than the western population. तो हमें डायबिटीज जो होता है उसमें 10 साल पहले होता है वेस्टर्न पॉपुलेशन से, और उनसे ज्यादा प्रमाण है अपने इधर। अब अभी हम डायबिटीज का प्रमाण देखेंगे तो लगभग 13 से 15% है। लगभग 100 में से 13 से 15 लोगों को डायबिटीज है। तो ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कमिंग टू कॉजेस ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी के डिफरेंट कारण उसमें हम देखते जाएंगे। तो जेनेटिक्स, so if we come across a families, in family, some families all members are obese, that could be because of genetic mutations in the some genes that are responsible for appetite and satiety center। तो भूख लगने के और भूख पूरे मिटाने के कुछ जीन्स रहते हैं अपने बॉडी में, उसमें कुछ म्यूटेशन हुए तो भूख बढ़ जाती है, उसके कारण बॉडी में एक्सेस फैट डिपॉजिट होता है, और बॉडी का जो एनर्जी मेंटेनेंस रहता है, बॉडी बीएमआर बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी का भी थोड़ा कम यूज हुआ और एक्सेस फैट, उसके कारण जो एनर्जी बची रहती है तो वो फ्रीजर्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फैट, and that lead to obesity. So genetic is one of the important factor for obesity. So that's why some families are obese. Almost every member in the family is obese. That could be because of mutation in the different genes that are responsible for the appetite and satiety centers. Second cause is lack of sleep. So lack of sleep से क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी में, और स्ट्रेस हार्मोन इज कॉर्टिसोल हार्मोन। तो कॉर्टिसोल हार्मोन एक्सेसिव बढ़ने लगता है, तो उसके कारण कॉर्टिसोल हार्मोन अपनी भूख बढ़ा देता है, तो इट लीड्स टू एक्सेस एपेटाइट, एंड दैट लीड टू ओवर कंजम्पशन, एंड दैट कैन लीड टू weight gain. Then inactivity, lack of exercise. Nowadays, this is one of the major cause, because 1-2 decade earlier we used to walk for some distance for some reasons, but nowadays there is a no routine walk, no exercise. Everyone is busy in their daily day-to-day schedule, and this lack of exercise is one of the major risk factor for obesity nowadays. Overeating, मित्र आला नाही का रे next मला दाखवलं परत factor is overeating, that especially energy dense food like fast food, junk food, excessive sweet intake, excessive oily product intake, and that lead to excessive consumption of energy, and excessive energy stored in the form of fat. So हम जो कुछ खाते हैं और बॉडी को जितनी एनर्जी लगती है मेंटेन करने के लिए, उससे जो एनर्जी बचती है वो फैट के रूपांतर में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर होती है। ये अपने डेली रूटीन जैसा ही है। जैसे हम अपना जो इनकम है मंथली, उसमें जो मेंटेनेंस मंथली रहता है, उससे जो पैसे बचते हैं हम वो बैंक में डालते हैं। वैसे अपनी बॉडी जो एनर्जी एक्सेसिव रहती है और जो बचती है तो फैट के इसमें कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर देती है, तो उसके कारण भी एक्सेसिव वेट गेन होने लगता है। Some medications can cause weight gain, like steroid intake can cause weight gain, antidepressant, antipsychotics drugs can cause weight gain, excessive dosages of some thyroid medication can cause weight gain. So ड्रग के कारण या मेडिकेशंस के कारण भी वेट गेन होने लगता है, तो उसकी तरफ भी अपना थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्वीट एंड ड्रिंक्स, आई हैव जस्ट मेंशन एनर्जी ड्रिंक्स, एक्सेसिव adulterated drinks that contain excessive energy, and that leads to be excessive intake of energy, and this energy stored as a fat. Some hormones, gut hormone like appetite stimulant hormone that secreted in the GI tract can lead to increased appetite, and that leads to the weight gain. And smoking also stimulate the appetite center and also leads to weight gain. So these are the different causes of obesity. Nowadays most important ones are lack of physical activity and overeating. These are the most important one. And third important one is the stress and lack of sleep, also important factor in the gaining the weight. नीलेश, पहले के इस जमाने में बारे में हम मैं एक जैसे, पूछना चाहूंगा नीलेश, चलेगा क्या? am हेलो, I audible sir? एक क्वेश्चन पूछना चाहता था मैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे यंग गर्ल्स Am I आजकल, audible? हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। जस्ट अनलॉक योर सेफ सर। मैंने अनम्यूट ही किया है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ कार्तिक, आवाज आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, कोई प्योर बात नहीं, क्लियर। कोई बात। मैं ऑडिबल? आपकी सर आपका आवाज आवाज आ क्लियर है रहा है। नीलेश। हाँ। ओके। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। Yeah. So what we have just discussed, that is energy balance equation. It is very important for the management of obesity because our body needs some energy for the basal metabolic rate. That is a body's maintenance for the this daily routine activity. So expenditure is a metabolic rate, thermogenesis and exercise. Thermogenesis is a body's heat generation, and exercise is a body's expenditure in the form of utilization of energy for the muscle work and exercise. This is the expenditure, and intake is hunger, जो भूख लगता है, सटाइटी एंड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन, जो हम फूड इनटेक करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी को हम इनटेक के रूप में देखते हैं। जैसे इनटेक वर्सेस एक्सपेंडिचर शुड बी इन द इक्वल रेंज। इफ इनटेक इज मोर देन द एक्सपेंडिचर दैट कैन लीड टू this preservation or some energy storage, and that storage leads to conversion into the fat, and that fat stored as a excessive fat, so leads to obesity. Next slide please sir. So body weight is determined by the energy balance. So energy balance includes the intake and expenditure. Intake include the all the food consumed, and that food is converted to energy, and expenditure include basal metabolic rate plus thermogenesis plus energy utilized for the exercise. So ये balance होना चाहिए इसमें। इनटेक ज्यादा रहा तो जो बची एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है और उसका फैट में कन्वर्जन होता है। सो फूड शुड बी food energy should be equivalent to the energy expenditure for the maintenance of the weight. Next slide please. So what are the different myths and facts? Obesity comes from the poor lifestyle choices. It is partially correct, but add on is body's basal metabolic rate, genetics. These are the very important things in the obesity. So obesity is a complex, and it goes beyond the diet and exercise. So we need to सो ओबेसिटी एक ऐसी डिसीज है कि इसमें ना जस्ट डाइट एंड एक्सरसाइज पे ही डिपेंड नहीं है। तो बॉडी का जो म्यूटेशंस है, बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो बॉडी के एनर्जी यूटिलाइजेशन है, जो बॉडी का जेनेटिक मेकअप है, उस पे भी डिपेंड है। तो सो ओबेसिटी कम्स फ्रॉम पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस इज अ पार्शियल करेक्ट। सो ये पार्शियली ही करेक्ट है। सेकंड मिथ इज अ ओबेसिटी इज अ नॉट अ डिसीज। तो ओबेसिटी डिसीज नहीं, ये गलत है, क्योंकि ओबेसिटी के कारण बहुत सारे डिसीजेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमने मेंशन किया स्टार्ट में ही, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, देन शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट डिसीज बढ़ जाते हैं, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लंग्स के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, फीमेल्स में पीसीओडी हार्मोन इम्बैलेंस के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। सो बहुत सारे डिसीजेस है, मोर देन 10 डिसीजेस
ओबेसिटी से बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण हमें ओबेसिटी डिसीज नहीं है ये मानना गलत है। तो ओबेसिटी इज अ नॉट ओनली डिसीज, इट्स अ सिंड्रोम, इट्स अ इटियोलॉजी फॉर मल्टीपल डिसीजेस। सो ओबेसिटी डिसीज है बोलना बराबर है, या बहुत सारे डिसीज का एक ग्रुप है बोल सकते हैं हम। थर्ड मिथ इज इट्स जस्ट अ बेबी फैट। बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है कि ओबेसिटी बच्चों के जो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होती है। तो बचपन में जो थोड़े हिल जाड़े रहते हैं या थोड़े ओवरवेट रहते हैं, वो आगे चल के उनकी वेट और बढ़ जाती है, और वो आगे चल के ओबेस हो ही जाते हैं, और उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो 70% ऑफ किड डू नॉट आउटग्रो देयर वेट प्रॉब्लम। सो मोस्ट ऑफ जो अडल्ट ओबेस है वो बचपन से ही ओबेस रहते हैं, और थोड़ी थोड़ी उनकी फैट बढ़ जाती है, और बाद में वो ओबेसिटी कंटिन्यू रहती है। डाइट लास्ट मिथ्स क्या है, तो डाइट एक्सरसाइज विल रिवर्स ओबेसिटी। बेसिकली ये भी पार्शियल करेक्ट ही है, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज के साथ मेडिकेशन और सर्जरी ये भी ऑप्शन है कि जिससे ओबेसिटी कम हो सकती है। जैसे कि कुछ मेडिकेशन है जिसमें ना हम भूख कम होती है, अपनी हंगर कम होती है, या बॉडी का जो फैट है वो डिजोल्व होके अपने स्टूल में निकल जाता है। कोई ऐसे भी मेडिकेशन है जिसमें ना हमारा ब्रेन पे इफेक्ट आके जो भूख लगने का सेंटर है उस पे भी इफेक्ट आके थोड़ा भूख कम हो जाता है। कुछ ऐसे भी मेडिकेशन है कि अपने जो अन्न नलिका है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, उसमें जो डाइजेशन रहता है, वो डाइजेशन होने के बाद जो फैट एब्सॉर्प्शन होता है, एनर्जी एब्सॉर्प्शन होता है, वो सब ब्लॉक करके वो स्टूल में निकल जाता है। कुछ ऐसे भी मेडिकेशन है जिसमें बॉडी में फैट प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है, वो भी ब्लॉक कर देते। तो ऐसे कुछ मेडिकेशन भी है जो डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ काम करके तो वेट कम कर सकते हैं। बहुत ओबेज जो है जिनका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 40 है, उनका हम क्या करते हैं कि उनको ना सर्जरी एडवाइस करते हैं, बैरेट्रिक सर्जरी। उसमें क्या करते हैं, जो स्टमक है उसका जो पूरा वॉल्यूम है थोड़ा हम कम कर देते हैं, तो उसमें पार्शियल स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी नाम की सर्जरी है। तो उसमें कुछ स्टमक का पार्ट कम करते हैं, तो थोड़ा भी खाना खाए तो पेट फूल जाता है। तो पेट फूलने के कारण भूख जल्दी, ऐसा लगता है कि पूरा भूख निकल गया है, सटाइटी आ गई है। तो ऐसे भी कुछ ये सर्जरीज रहते हैं। कुछ सर्जरी ऐसे भी रहते हैं कि जो अपना इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम करते हैं हम। तो लेंथ कम हुआ तो जो बॉडी का डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्सॉर्प्शन थोड़ा कम हो जाता है। वो भी कुछ सर्जरीज रहती है, उसको हम रोअन वाई सर्जरी बोलते हैं, वो भी एक सर्जरी है। तो ये भी एक कुछ हम सर्जरीज है। स्पेशली जिनका बॉडी मास इंडेक्स अबो 40 है उनको मॉर्बिड ओबेस बोलते हैं, या अबो 35 है विथ कुछ डिसीजेस है ओबेसिटी रिलेटेड, लाइक ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडेमिया है, कार्डियक डिसीज है, उनमें भी ये उनमें भी ये सर्जरी फायदेशीर है। तो ऐसे भी हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमने ये देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी से हार्ट डिसीज बढ़ जाते हैं, स्पेशली एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लड वेसल की लाइनिंग रहती है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उसमें फैट डिपॉजिट होता है, तो हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है आगे चल के। सेकंड, किडनी डिसीजेस, किडनी के भी जो डिसीजेस है वो जैसे कि किडनी फेलियर का रिस्क रहेगा, या डायबिटीज का इफेक्ट जो किडनी पे आता है उसका इफेक्ट भी उससे बढ़ जाता है, और उसके कारण किडनी फेलियर की भी रिस्क बढ़ जाती है। डायबिटीज डायबिटीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है उसमें ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, घर में किसी को फैमिली रहा तो जेनेटिक रिस्क रहते हैं, तो जेनेटिक रिस्क भी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ओबेसिटी रहा, स्ट्रेस रहा, तो डायबिटीज अर्ली आ जाता है, ज्यादा ही प्रोग्रेस करते हैं, उसमें ज्यादा ही शुगर बढ़ने लगती है, तो वेरी हाई शुगर्स कैन बी देयर इन द ओबेज पर्सन। अभी जेनेटिक में भी एक ही घर में 2-3 जन को है जिसका वेट ज्यादा है, उनमें शुगर बहुत बढ़ जाती है। तो एक तो डायबिटीज होने की भी रिस्क ज्यादा रहती है ओबेज में। सेकंड थिंग, शुगर कंट्रोल होने से भी दिक्कत आती है, तो शुगर जल्दी कंट्रोल होती नहीं, शुगर वेरी हाई लेवल्स पे जाते हैं, तो ये सब डायबिटीज में होता है। थर्ड, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी जैसे ओबेसिटी होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद वो
कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी पे पूरे इफेक्ट करता है, जैसे ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, लीवर में भी कोलेस्ट्रॉल जाके बढ़ता है तो उसके, और फैट बढ़ता है, उससे फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर के बाद लीवर आगे चल के कुछ इंटरवेन नहीं किया तो CLD क्रोनिक लीवर डिसीज भी हो सकता है, लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, लीवर फेल भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये वेट के कारण हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ के बॉडी पे उसका डेलेटेरियस और साइड इफेक्ट होके कुछ पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ के हार्ट फेलियर हो सकता है, कुछ पेशेंट्स में किडनी फेल भी हो सकती है, आगे चल के कुछ पेशेंट्स में स्ट्रोक भी बढ़ सकता है। तो ये एक ओबेसिटी एक ही डिसीज है, इसमें सारे बहुत सारे जो नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिसीजेस है, जो कि ये सब जो हमने डिस्कस किया, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लीवर फेल्यूर, ब्लड प्रेशर, ये बहुत सारे डिसीजेस जो है ओबेसिटी के कारण बढ़ सकते हैं। यंग फीमेल्स में वजन बढ़ने के कारण पीसीओडी नाम का एक डिसीज है, जिसमें ना हार्मोन इम्बैलेंस होता है, चेहरे पे फेशियल अनवांटेड हेयर ग्रोथ बढ़ते हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, पिंपल्स आते हैं, तो ये भी डिसीज बढ़ सकता है। साथ में ओबेस पेशेंट्स में नी जॉइंट पेन, नी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, जॉइंट के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उनमें नी रिप्लेस करने की भी नौबत आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमने जो अभी डिस्कस किया ये सब रिपीटेशन है, उसमें एक दो जो डिसीज है जो नहीं थे प्रीवियस स्लाइड में, वो है कैंसर रिस्क। तो ओबेसिटी के कारण ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है, एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। सो और जो अपनी जन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन, इसके भी कैंसर बढ़ जाते हैं। तो लीवर का कैंसर भी बढ़ जाता है, लीवर में जो फैटी लीवर, CLD क्रोनिक लीवर डिसीज, सिरोसिस, वो होके लीवर कैंसर की भी रिस्क बढ़ जाती है, किडनी कैंसर की भी रिस्क बढ़ती है। तो ओबेसिटी एक ही डिसीज है, उससे इतने सारे जो क्रोनिक डिसीज है उसकी रिस्क बढ़ती है, तो ओबेसिटी को लाइटली लेना नहीं चाहिए। फ्यूचर में डाउन द लाइन 5-10 ईयर्स के बाद ये सब डिसीजेस ना बढ़े, इसकी रिस्क ना बढ़े, इसकी सिवियरिटी ना बढ़े, इसलिए ओबेसिटी को अभी से हम टैकल करेंगे, अभी से हम वेट कंट्रोल करेंगे, वेट कम करेंगे, तो ये सब डिसीजेस में बहुत सारा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो और जो पहले से ही ओबेस है या ओबेसिटी में, हम जस्ट 5-10% वेट लॉस करके भी बहुत सारी बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे जिनका वेट 100 kg है, उनका हमने 10 kg कम किया, तो डायबिटीज की सिवियरिटी कम होती है, उनके टैबलेट्स कम होते हैं। डायबिटीज में जो रिवर्सल बोलते हैं, वेट कम होने से ही हो सकता है, अदरवाइज विदाउट वेट रिडक्शन उसमें रिवर्सल हो नहीं सकता। वेट रिवर्सल के साथ डाइट, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया और 10 to 15% वेट रिडक्शन हुआ, तो डायबिटीज में भी रिवर्स हो सकता है। हार्ट अटैक के प्रमाण फाइटर्स 10% वेट लॉस से बहुत सारी रिस्क कम हो जाती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी कम होती है। बीपी भी 10% 15% वेट कम किया तो बीपी भी जो बॉर्डर लाइन बीपी रहता है, एक टैबलेट पे कंट्रोल है, 2 पे कंट्रोल, वो भी निकल जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, जो स्नोरिंग बोलते हैं, जो हाइपोक्सिया बोलते हैं, जो लंग में पूरा ऑक्सीजन हम सोने के बाद लंग तक पहुंचता नहीं, बॉडी तक पहुंचता नहीं, उसकी भी रिस्क वेट कम होने से कम हो सकती है। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेट कम होने से नींद अच्छी हो सकती है, बाकी ये बहुत सारे डिसीजेस कम हो सकते हैं, और नंबर ऑफ टैबलेट्स कम हो सकते हैं, कुछ डिसीजेस रिवर्स भी हो सकते हैं। तो वेट रिडक्शन गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट in terms of reduction of most of diseases and some reversal of or partial reversal of some of diseases. So very important, weight reduction is a very important thing, and just by doing 5 to 10% or more than 10%, 10 से 15% हुआ तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट अपने पास आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कर सकते हैं जिससे वेट कम कर सकते हैं, तो उसमें क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ योर बॉडी वेट, एक सडन वेट नहीं गेन होता है, स्लोली स्लोली गेन होता है, तो हमें थोड़ा वेट इंटरमिटेंटली चेक करना चाहिए, तो ये लाइटली लेके नहीं चलेगा। सेकंड थिंग, डेली फिजिकल एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, या 1 वीक में एटलीस्ट 150 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे अपनी बॉडी के एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है, साथ में बॉडी के जॉइंट्स ओपन अप होते हैं, और बहुत सारे अपने फायदे उसमें मिलते हैं, स्पेशली हार्ट डिसीज,
हाइपरटेंशन, डायबिटीज में फायदा मिल जाता है। डेली इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में फाइबर रहता है, तो फाइबर अपने बॉडी के लिए अच्छा रहता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फाइबर जो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के एक अच्छे हेल्दी रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 20-30% ऑफ इंटेक ऑफ फाइबर शुड बी देयर इन द बॉडी, तो 20 से 30% लेने चाहिए। सॉल्ट एंड शुगर, फैट इंटेक कम करना चाहिए। तो जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी ओबेस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, उनमें बहुत ही कम शुगर, तो मैं बोलूंगा बंद ही करना चाहिए ओबेस पेशेंट ने। सॉल्ट जस्ट जितना आपने टेस्ट के लिए लगता है उतना ही लेना चाहिए, और फैट इंटेक भी मिनिमम होना चाहिए। उसमें भी सैचुरेटेड फैट जो रहता है, जो हम बोलते हैं पाम ऑयल वगैरह जो रहता है, उनका इंटेक तो 0 रखना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट हम ले सकते हैं, उसमें भी लेस देन 10% लेना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट में जो हम डेली यूज करते हैं ना किचन में, सैफरन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफरन ऑयल, वो आप यूज कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और वेट रिडक्शन में भी इनका फायदा होता है। स्ट्रेस कम हुआ तो बॉडी में जो इम्बैलेंस है, जो वेट बढ़ाने वाले हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल हार्मोन, उनकी भी लेवल कम हो जाती है, और उससे वेट रिडक्शन में फायदा होता है। और जो स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना चाहिए या बंद ही करना चाहिए। बंद करेंगे तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो पॉजिटिव चेंजेस होके उसमें फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। सो एविडेंस बेस्ड अप्रोच फॉर वेट मैनेजमेंट, तो वेट मैनेजमेंट में हमने देखा कि लाइफस्टाइल, उसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम मेडिकेशन भी दे सकते हैं। मेडिकेशन में भूख कम करने वाले मेडिकेशन, बॉडी में एक्सेसिव फैट एब्सॉर्प्शन कम करने वाले मेडिकेशन, बॉडी में फैट बनने के लिए जो कुछ सिस्टम लगती है उसको ब्लॉक करने के लिए मेडिकेशंस, एंड उसके साथ ही बहुत ही वेट ज्यादा रहा, मॉर्बिडली ओबेस रहा, तो हम बैरेटिक सर्जरी भी चुन सकते हैं। तो ये सब ओबेसिटी रिलेटेड शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स, ईट फूड अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स, बहुत ही एक्सेस कंज्यूम नहीं करना चाहिए। डेली इंटेक में भी मॉर्निंग का इंटेक हेवी होना चाहिए, आफ्टरनून मॉडरेट होना चाहिए, इवनिंग का लाइट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कीप योर स्टमक एम्प्टी बाय 10-15% इन द इवनिंग डिनर, सो ये इंपॉर्टेंट है। फूड, जो हम फूड लेते हैं उसमें फाइबर इंटेक इंपॉर्टेंट है, उसमें सैलड है, ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इनका इंटेक एटलीस्ट 20-30% डेली होना चाहिए। ईट हाईली न्यूट्रिशियस साइड डिशेज, जस्ट हमने जो बोला कि सैलड है, ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, सब्जी है, इनका इंटेक बढ़ाना चाहिए। और फ्रूट से एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है, एजिंग में भी एंटी एजिंग काम करता है, वो बॉडी का हेल्थ अच्छा रहता है, स्किन अच्छी रहती है। और हाइड्रेशन, at least 2 to 3 liter of water intake should be there. तो हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, स्किन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अपने बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम फाइबर इंटेक बढ़ाने के बाद कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है, डेली स्टूल भी पास होता है, तो अपना बॉडी भी अच्छा रहता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है, और डाइजेशन में भी हेल्प हो जाता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ डॉक्टर विवेक, क्या बोल रहे हैं सर। आप? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। हेलो डॉक्टर विवेक। सर यू आर नॉट ऑडिबल। Only I was, I forget to mute it. Sorry, sir. ओ नो प्रॉब्लम। यस, तो फार्माकोथेरेपी में वी हैव दीज ड्रग्स। ऑर्लिस्टैट, ये बॉडी का फैट एब्सॉर्प्शन कम करते हैं। लिराग्लुटाइड ब्रेन पे एक्ट करके एपेटाइट, भूख कम करते हैं। सिमाग्लुटाइड भी वैसे ही काम करती है। ये 2-3 ड्रग हम जनरली यूज करते हैं। उसके साथ मेटफॉर्मिन भी एक ड्रग है, वो भी बॉडी पे भूख कम करती है, एब्सॉर्प्शन कम करती है, और लीवर में फैट एंड ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करते हैं। तो ये फर्स्ट 3 ड्रग आर जनरली रिकमेंडेड वंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, वेट लॉस सर्जरी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि बॉडी मास इंडेक्स अबव 40 रहा या अबव 35 रहा विथ कोमॉर्बिडिटीज, अदर डिसीजेस भी रहा, तो वो उनमें हम बैरेटिक सर्जरी रिकमेंड करते हैं। इसमें ना हम
स्टमक का साइज कम करते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन का भी साइज कम करते हैं, उससे अब्सॉर्प्शन भी कम होता है, भूख भी कम हो जाती है और नियर अबाउट 20-30% वेट रिडक्शन भी मिलता है। तो जब हमें बहुत वेट रिडक्शन चाहिए, जैसे जो पेशेंट में वेट अबो 100 kg है, उनमें ये किफायतीशीर है। तो बैरेटिक सर्जरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोडेलिटी। इसमें ना बहुत सारे डिसीजेस में रिवर्सल मिलता है, जैसे डायबिटीज में रिवर्स होती है, डायबिटीज हाइपरटेंशन रिवर्स होता है, डिसलिपिडेमिया कम हो जाता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। I think this may be last slides. In summary, to conclude today's session, obesity is defined as abnormal and excessive fat accumulation that may impair the health. जैसे बॉडी मास इंटेक इंडियन पॉपुलेशन के लिए अबो 25 या फैट वाइज more than 30% fat in female, more than 25% of total body fat in the male is called as obesity. Obesity level are on the rise and is driving many chronic diseases. जैसे बहुत सारे जो कॉमन डिसीजेस है वो ओबेसिटी रिलेटेड ही है। ओबेसिटी इज एक्सेप्टेड एज अ डिसीज बाय मेजर फिजिशियन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नॉट ओनली डिसीज, इज अ syndrome. It leads to multiple diseases like we have discussed earlier. There is a significant unmet need in obesity management. So most of the time obesity is neglected in India, worldwide also, and the patient also say I am healthy. Obese patients say I am healthy. It's not healthy, it's unhealthy, and we need to explain patient regarding this, and we need to prevent the obesity. We need to manage as early as possible, because we can prevent the multiple non-communicable chronic diseases like diabetes, hypertension, cholesterol problem, and heart disease related problems. Thank you for patience listening. Over to Raman sir. Nilesh, can you call me? Yeah. Call me. Are you able to hear me? नीलेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर नीलेश, आर यू एबल टू हियर मी? I don't think so. हे आजच झालं असं नाही. परवा SBI चे मेसेज कार्तिक सर, त्यांना आवाज जात नाही तुमचा. मेसेज आला मला तो सचमुच वाक्याने तो नीलेश, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बताता हूँ, आप उनको प्लीज कृपया आंसर कीजिएगा। या क्योंकि आपको ना सुनाई नहीं दे रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बेरियाट्रिक सर्जरी, कि कितना एडवोकेटेड है, कितना सच है, उसके बारे में थोड़ा और एलैबोरेट कीजिए कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Bariatric surgery, आवाज नहीं आ रहा है। नीलेश सर, आपको मेरा फोन कट करना पड़ेगा, फोन कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। अच्छा। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। कैन यू कॉल फ्रॉम समबडी एल्सेस फोन? किसी और का फोन आपके बगल में रखिए। यस सर। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। यस सर, यस। एक 1 minute, गिव मी जस्ट 1 minute. यस यस। मला फोन नाही तुमचा. सर, am I audible, sir? Yes, you are absolutely audible. Yes sir. सर आप इससे भी कॉल डायरेक्ट भी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे भी आप आवाज आ रहा है आपका। Yes, so Dr. Devdutt Palnitkar sir is also there on our meeting, and sir is asking it what is the role of genes in the weight gain? Yes sir. So sir, first of all I would like to answer regarding the bariatric surgery. तो बैरेट्रिक सर्जरी में ना स्पेशली सम जो पेशेंट्स रहते हैं जिनका BMI मोर देन 40 है और मोर देन 35 विथ मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज है, तो उनमें वेट रिडक्शन इज अ मस्ट। विदाउट दैट उनके जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्नोरिंग है, OSA है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जॉइंट पेन्स है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर है, ये इंप्रूव होती नहीं है। और जब हम मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज सब कुछ करते हैं तो 10-20 kg का अपने को बेनिफिट मिल सकता है।
सो जिनका 140 150 केजी है उनसे 10-20 केजी बेनिफिट से कुछ भी होता नहीं है। पार्शियल जस्ट 10 केजी 10% 20% सिम्टम इम्प्रूव होते हैं, अदर देन दैट ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता नहीं है। तो इन सच केसेस वी नीड बैरेटिक सर्जरी। ह्यूज वेट गेन अबव 110 120 and they have multiple comorbidity पेशेंट बैरेटिक सर्जरी यूजफुल है। लेकिन बैरेटिक सर्जरी के बाद हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, डाइट मैनेज पड़ता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मैनेज करना पड़ता है। डाइट में भी उनमें जैसे एक साथ ज्यादा खा नहीं सकते, हेवी मील ले सकते नहीं है, मल्टीपल टाइम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना पड़ता है, बिकॉज एक साथ खाया तो बॉडी में एक्सेसिव रिलीज इंसुलिन रिलीज होके हाइपोग्लाइसेमिया होता है, उसे डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं, या मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अच्छे से मैनेज किया, प्रॉपर कंसल्टेशन किया या प्रॉपर न्यूट्रिशन और इनटेक हमने अच्छे से मैनेज किया तो वेट रिडक्शन भी होता है और बाकी प्रॉब्लम भी बहुत सारे सॉल्व हो सकते हैं। फर्स्ट सेकंड आंसर रिगार्डिंग द जेनेटिक नाही येणार का मग? काय म्हणता सर? हॅलो, हाँ, सेकंड क्वेश्चनचा आंसर देऊ इच्छितो मी। तो सेकंड क्वेश्चन में जो रोल ऑफ जीन्स का जो क्वेश्चन है, ये जो फैमिलीज रहते हैं ओबेज, उनमें ना मोस्ट ऑफ टाइम जेनेटिक म्यूटेशन रहता है। तो बहुत सारे जीन रहते हैं, सम जीन्स आर रिलेटेड टू सटाइटी सेंटर, सम जीन्स आर रिलेटेड टू हंगर सेंटर। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन होके फैमिलीज में वो पास ऑन होता है। तो एक ही फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स ओवरवेट मॉर्बिडली ओबेज रहते हैं, तो जेनेटिक का डेफिनेटली रोल है। लेकिन उसमें ट्रीटमेंट, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, फार्माकोथेरेपी, सर्जरी है। जेनेटिक के लिए जेनेटिक म्यूटेशन जस्ट इट्स नीड फॉर डायग्नोसिस, अदर देन डायग्नोसिस देयर इज नो रोल ऑफ एनी ट्रीटमेंट मोडेलिटी। जेनेटिक का कोई भी रोल नहीं है। गॉट यू, वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन कीटो डाइट के बारे में, और ये जो बहुत सारे ना जीएम डाइट, कीटो डाइट, ये कितना यूजफुल है या कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। यस सर, बेसिकली बॉडी का जो मेंटेनेंस है, एटलीस्ट 1200 किलो कैलोरी इंटेक शुड बी देयर फॉर द बॉडीज डेली मेंटेनेंस, दैट इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट। उससे कम ले रहे तो डेफिशिएंसी हो जाएंगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, एनर्जी डेफिशिएंसीज। तो बॉडी का जो फैट के साथ मसल लॉस भी होने लगता है, उसके साथ मसल लॉस भी होने लगता है, कैकेक्से भी होने लगता है। तो बहुत कम इंटेक लेना भी हानिकारक है। उसके साथ ही कीटो डाइट में स्पेशली एक्सेसिव फैट कंजम्पशन बोला जाता है। तो फैट का कन्वर्जन कीटोन में होता है, और कीटोन सैटिटी सेंटर पे एक्ट करते हैं, तो अर्ली सैटिटी आ जाती है। तो थोड़ा भी खाया तो ऐसा लगता है कि फुल हो गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए कीटो डाइट भी अच्छा नहीं है। कुछ महीने के लिए 15 डेज 1 मंथ या बहुत ही अच्छा टॉलरेट हुआ, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वी कैन एक्सटेंड अप टू फ्यू मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। तो बॉडी का जो ओवरऑल मेंटेनेंस है और रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो उसके साथ मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट और एटलीस्ट 1200 किलो कैलोरी इंटेक शुड बी देयर, अदरवाइज मसल लॉस, प्रोटीन लॉस, कैकेक्सिया, बाकी चीजें आने लगती है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें थोड़ा स्लोली जाना पड़ता है। वेट रिडक्शन में स्लो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट रैपिड वेट लॉस इज आल्सो हार्मफुल बिकॉज इट हैज अ मल्टीपल डेलेटरियस इफेक्ट ऑन द बॉडी। सो हमें स्लोली कंट्रोल करना पड़ता है। यस, एक और क्वेश्चन है नीलेश पद्मनाभन सर का, कि फुल फास्टिंग ओनली टेकिंग फ्रूट्स एंड फ्लूइड्स 2 days a month, ये हेल्पफुल है क्या? इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोल सकते हैं। कुछ दिनों के लिए करना हेल्पफुल है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। अदरवाइज लॉन्ग टर्म किया तो मैंने जैसे अभी बोला कि मसल लॉस, वीकनेस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज, बॉडीज ओवरऑल इम्बैलेंस इन द बॉडी, तो ये लॉन्ग टर्म करना अच्छा नहीं है। लेकिन फ्यू डेज मंथ हम कर सकते हैं, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, ऐसा करने में, या वंस अ मंथ या ट्वाइस अ वीक करने में कोई इश्यू नहीं है। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ सुक्रोज जो फ्रूट्स में रहता है, क्या वो फैटी लिवर कॉज करता है? क्योंकि ना आजकल नीलेश बहुत सारे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिरोसिस बढ़ रहा है, तो उसका क्या बढ़ रहा कारण है है, और yes. सुक्रोज का क्या रोल है उसमें?
सुक्रोज बॉडी में कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होता है अल्टीमेटली, तो वो कन्वर्जन जो है उससे भी ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कुछ फ्रूट्स अवॉइड करने का, जैसे डायबिटीज में हम बोलते हैं कि कुछ फ्रूट अवॉइड करो, जैसे बनाना है, ग्रेप्स है, एप्पल है, एप्पल खाने को बोलते हैं, मैंगो है, सॉरी, बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो, ये 3 फ्रूट्स है। तो उसमें एक्सेसिव सुक्रोज रहता है, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है, और ग्लूकोज जब एक्सेसिव बॉडी में होता है तो उससे कन्वर्ट होके एक्सेसिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसका अल्टीमेटली एनर्जी डिपॉजिट फैट में ही कन्वर्ट होके हो जाती है। तो कुछ फ्रूट्स भी थोड़ा लिमिटेड ही लेना चाहिए, लेकिन जो फाइबर वाले फ्रूट्स है हम एक्सेसिव कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली सैलड में फाइबर एक्सेसिव रहता है, सुक्रोज कम रहता है, या ग्रीन वेजिटेबल्स है या सब्जी है तो उसमें कंजम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो बढ़ रहा है उसका कारण एक है कि विसरल फैट, अपने बॉडी में विसरल फैट, इंडियन पॉपुलेशन में बाहर से हम ओबेस दिखते नहीं, उनमें भी विसरल फैट ज्यादा है, लीन थीन ओबेस, जैसे लीन दिखते हैं, थीन है, लेकिन विसरल फैट एक्सेस है, तो विसरल फैट के कारण बॉडी में ओवरऑल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होके फैटी लिवर, नैश एंड सिरोसिस एंड सीएलडी हो रहे। तो नाउडेज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर वर्ल्ड वाइड इज नैश, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जो एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होके फैटी लिवर, नैश, सिरोसिस, सीएलडी एंड लिवर फेलियर, ऐसे ये स्टेजेस में हो रहा है। तो वेट गेन इज वेरी डेलिटरियस, वेरी हार्मफुल आई एंड थिंक यू हैव अनफॉर्चुनेटली। आंसर्ड द क्वेश्चन कि बहुत सारे पतले लोगों में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उनका भी हाँ लिवर आ रहे, डैमेज हो रहा है, तो यस ये यस, मुझे आज समझ में आया। हाँ, लीन थीन ओबेस, लीन थीन दिख रहे लेकिन अंदर जो फैट है, हम ओबेस इज जस्ट नॉट सेंट्रल ओबेसिटी, ऐसा सेंट्रल जिनको बोलते हैं ना हम डेयरी है तो ही ओबेस है, ऐसा नहीं है, बॉडी में हाँ, फैट एक्सेस है तो ओबेस है। दिखने में लीन थीन भी है लेकिन विसरल में बहुत सारा फैट है अंदर, पेरिटोनियम, विसरा, लीवर, अंदर जो फैट है वो एक्सेस रहा तो भी प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी ऐसे एक्सेस वेट वाले भी हेल्दी रहते हैं, उनमें फैट कम रहता है, विसरल फैट इज मोर डेलिटरियस देन द सबक्यूटेनियस फैट। बाहर दिखने वाले फैट से भी जो अंदर पेरिटोनियम में या लीवर के आजू बाजू या स्टमक इंटेस्टाइन के आजू बाजू वाला फैट इज मोर डेलिटरियस। तो एक क्वेश्चन मुझे पूछना था पर्सनली, जैसे मैं बहुत साल इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था, दीक्षित डाइट या आप जो भी नाम जिसका सर का डाइट बहुत साल यूज करता था, बट जैसे जैसे मैंने मैराथन रनिंग शुरू किया मुझे बहुत दिक्कत होने लगी, तो देन व्हेन आई हाँ कंसल्टेड अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं 8 मील प्लान पे आ गया, और मैंने नोटिस किया कि मुझे बहुत मतलब मराठी में बोलते हैं ना, थकवा ये होता आफ्टर माय मैराथन यस रनिंग, यस, मतलब 20-25 करो दैट तो इज 3-4-6 दिन लगता था ये रिकवर करने में। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग किसने करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए नीलेश? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोलॉन्ग किया तो कैकेक्सिया, मसल लॉस, वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसीज, ये बहुत सारे पेशेंट में होते हैं। तो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट। जैसे पहले के जमाने में हमारे नाना परनाना या दादा दादी करते हैं ना, जैसे हफ्ते में एक पकड़ते, वैसे ही दैट्स गुड, बट मोर देन दैट इज डेलिटरीज फॉर बॉडी। और उसमें भी एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उसके साथ हम बहुत सारा चिप्स ले रहे, साबुदाना ले रहे, पोटैटो ले रहे, खाने में बहुत कुछ खा रहे, तो वो कुछ काम का नहीं है। अल्टीमेटली इट काउंट्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजम्पशन जो है, एनर्जी डेफिसिट है क्या, 500 किलो कैलोरी एनर्जी डेफिसिट, 700 किलो कैलोरी एनर्जी डेफिसिट, दैट इज द अल्टीमेट टारगेट इन द वेट रिडक्शन मतलब विथ तुम्हारा लॉस सटैटी। ज्यादा होना चाहिए और इनटेक, मतलब हमेशा एनर्जी लॉस ज्यादा चाहिए इनटेक से ज्यादा, मतलब सिंपल वर्ड्स में ना। यस यस, आणि इंटेक में भी सटैटी चाहिए, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, स्प्राउट है या फाइबर है, इसमें एनर्जी कम रहती है और क्वांटिटी ज्यादा रहती है, तो सटैटी अर्ली आ जाती है। और सटैटी यानी मतलब जल्दी सटैटी यानी भूख, भूख जो है तो बंद, यानी बोलते हैं कि अभी भूख नहीं है मुझे, पूरा हो गया मेरा भूख, हंगर का अपोजिट सटैटी, ओके गॉट पूरी इट। हंगर निकल गई अभी, ऐसा। क्योंकि नीलेश मुझे ये पूछना था, बहुत सारे यंग गर्ल्स हैं मेट्रो सिटीज में जो स्मोक करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो यस सर, बोलते हैं कि स्मोक करने से उनका बीएमआर बढ़ता है, ऐसा गलत फहमी है कि बीएमआर बढ़ता नहीं है, और एक और चीज वेट लॉस जल्दी होता है, तो ये कितना सच है कितना झूठ है? स्मोकिंग से तो उल्टा, हमने इटियोलॉजी में स्मोकिंग भी देखा, स्मोकिंग से निकोटिन बॉडी में हर स्ट्रेस बढ़ाता है, ऑक्सीडेंट बढ़ाता है, हार्मोन रिलीज होते हैं,
ओवरऑल बॉडी का इम्बैलेंस होता है और एपेटाइट बढ़ जाती है स्मोक के बाद। ओ, तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के बाद बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग के साथ जो कुछ खाते हैं ना वो भी एक्सेस हो जाता है, और साथ में ड्रिंक इसमें भी कैलोरी एनर्जी रहती है बियर में, या जो कुछ हम ड्रिंक हाँ करते हाँ हैं अल्कोहल अल्कोहल में, उसमें भी हाँ एक्सेस हाँ। कैलोरी रहती है। तो उसमें वो भी वन ऑफ द रीजन है। बहुत सारे लोगों में ड्रिंकिंग अल्कोहल के बाद वेट गेन शुरू होता है। अभी तो नया फैड आ गया है कि वेट बढ़ाना है तो थोड़ा ड्रिंक करो, ऐसे भी बोल रहे हैं यंग जनरेशंस, हम्म। स्पेशली जो थीन है, लीन है, कैकेक्सिक है, उनका ऐसा थोड़ा डिस्कशन रहता है ग्रुप में कि तू ड्रिंक स्टार्ट कर दे, तेरा वेट गेन होगा थोड़ा सा, ऐसा क्योंकि नीलेश ऐसा बहुत है। सारे ना गलत फहमियां भी हैं, जैसे एक तो है कि शक्कर, जिनको डायबिटीज है वो लोग अगर शक्कर ना ले सकते हैं तो जैगरी यानी गुड़ अगर लिया तो चलता है, ये क्या सच है क्या? नहीं नहीं सर, जैगरी एंड शुगर वन एंड सेम ही नियर अबाउट, उससे भी एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ एनर्जी मिलने वाली है। तो हम रूटीन प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जो पेशेंट्स जैगरी लेके टी या मिल्क लेते हैं उनके शुगर्स वेरी ऐसे एकदम स्पाइक आ जाते हैं, हाई आ जाते हैं। तो हम उनको ये भी लगाते हैं ना एजीपी सेंसर, उससे भी देखते हैं। उनसे जो कुछ खाने के बाद वो चेक करते हैं तो उनको भी पता चलता है कि क्या खाने के बाद कितना बढ़ रहा है, कितना कम आ रहा है। तो सेल्फ लर्निंग भी हो जाती है वो सेंसर लगाने के बाद। एजीपी एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल या सीजीएमएस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर। तो जैगरी या शुगर दोनों नियर अबाउट वन एंड सेम ही है, नहीं लेना चाहिए। उसके बदले हम लेना ही है तो शुगर फ्री टैबलेट भी ले सकते हैं, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर से अल्टीमेटली कुछ नहीं, डायबिटिक पेशेंट में कुछ नहीं लिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर बेटर देन शुगर एंड जैगरी, ऐसा। ओके ओके यस। राइट। अनिकेत, आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। I have हाँ, 2 questions. यस डॉक्टर अनिकेत, हाँ। हाँ बोलिए, मुझे आवाज आ रहा है सर। भी अनिकेत की आवाज नहीं आ रही है। हाँ Hello. हाँ अनिकेत, जोर से बोलिए प्लीज। Hello. हाँ हाँ बोलिए, बोलिए आवाज आ रहा है अनिकेत। आपका। सॉरी, मैंने एक्चुअली कार्तिक, आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं। सो आई हैव नो क्वेश्चंस टू आस्क, यू कैरी ऑन। नहीं, यू कैन ओके आस्क, इट्स ओके। कोई आपको क्या, कोई पेनल्टी थोड़ी लगने वाली लेट ज्वाइन हुए हाँ, आप। आपको जो लगेगा पूछिए, क्वेश्चन है तो कोई पूछ इशू लो। अच्छा, आई हैव ए क्वेश्चन सर। अभी आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर अबाउट सेमाग्लूटाइड एंड टर्जापेटाइड, नहीं। जो यस सर, ओबेसिटी के ड्रग्स जो एंटी डायबिटिक भी हैं, यस सर, जो इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं अगले साल। यस सर। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? सीमाग्लूटाइड ओरल अपने पास लास्ट 3 साल से अवेलेबल है इंडिया में। ओके। हमने बहुत सारे पेशेंट में भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन उसके बाद कुछ 10-20% पेशेंट में ना एसिडिटी बढ़ गई या थोड़ा इनडाइजेशन हुआ है। लेकिन ओके। ओवरऑल देखेंगे तो 10, 15, 20 kg तक वेट कम हुआ है। जिनका 120 था उनका 100 तक आया है। जिनका 120 है और वो डायबिटिक है तो उनके हाफ टैबलेट कम हो गए। जिसको 4 टैबलेट लगते थे तो उनको 2 टैबलेट पे अभी अच्छा कंट्रोल मिल रहा है। तो अच्छे ड्रग है, ओरल इज अवेलेबल सिंस लास्ट 3-4 years, बट इंजेक्टेबल अभी नेक्स्ट ईयर या 6 months में आ जाएंगे। ओवरऑल अच्छे ड्रग है। जैसे एंड हमने व्हाट? हाँ। हमने ये स्लाइड में भी देखा कि 5 to 10% वेट रिडक्शन इज बेनिफिशियल। तो मोर देन 10% वेट रिडक्शन इज वेरी बेनिफिशियल, एकदम ऐसा मैजिक रिजल्ट आ जाते हैं 10-20% वेट रिडक्शन हुआ तो। एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट फैक्टर? व्हाट इज योर कॉस्ट ओपिनियन? देखो, अभी न्यूअर है तो कॉस्टली है। 300 रुपीज एक टैबलेट की कॉस्ट है। जैसे यूज ज्यादा होगा और पेशेंट में जैसे प्रिस्क्रिप्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कॉस्ट डाउन हो जाती है। ओके, श्योर श्योर, थैंक यू सर। या यस। एक चीज मुझे समझ में आ रही है ना कि हम लोगों को कुछ तो ना ऐसा एक टेंडेंसी हो गया है हमारे जनरेशन को, जो मैं ट्रेंड भी देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स में कि हमको कम से कम एक्सरसाइज करना है, कम से कम डाइट करना है, बट हम लोग रिप्लेसमेंट के पीछे ज्यादा है नीलेश। मतलब यस सर। शक्कर की जगह मैं गुड़ खा सकता हूँ क्या, गुड़ की जगह हनी खा सकता हूँ क्या, मतलब पर एक्सरसाइज कौन करेगा? अगर ये सवाल पूछा है तो फिर वो किसी को हमको करना नहीं है। नहीं करना है ऐसा है।
तो मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स में भी देख रहा हूँ। मुझे तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू हम तो मतलब तू जो भागता है, इतना भागने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब हर एक को एडवेंचर स्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर आई थिंक 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग तो हर कोई कर सकता है, मुझे लगता है। और आई थिंक Yes, इट कैन yes. बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू अस। Sure, sure, sure. नीलेश, एक Karthik, और I have क्वेश्चन one है। question. हाँ सतीश भैया बोलिए। यस। Sir, I have two small questions. Number one, weight loss में मतलब आपकी exercise और जो भी डाइट आपने बताया है तो कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, मतलब वेदर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट 75% और डाइट कंट्रीब्यूट 75, मतलब परसेंटेज में मैं पूछना चाहता हूँ। दोनों भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन डाइट थोड़ा अपर हैंड है एक्सरसाइज से भी, क्योंकि हमने समझो आधा घंटा एक्सरसाइज किया तो उसमें 100 to 100 किलो कैलोरी डिपेंडिंग ऑन एक्सरसाइज। ब्रिस्क एक्सरसाइज किया तो 200-300 कैलोरी भी बर्न होते हैं। छोटा स्मॉल स्टेप या स्लो वॉकिंग किया तो 100 to 100 कैलोरी बर्न होते हैं। लेकिन जो हम 2 बिस्किट खाते हैं उसमें 200 किलो कैलोरी मिलती है। तो 2 बिस्किट अवॉइड किया तो इज इक्वल टू 30 मिनट एक्सरसाइज। ओके, वाह, ये एंड तो सेकंड। शॉकिंग है। मतलब नीलेश, अभी तो रनिंग के बीच में हम बिस्किट ही खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी। तो कंपेंसेट हो रहा है सर वो। या 30 मिनट एक्सरसाइज इज कंपेंसेटेड बाय 2 बिस्किट्स। माय गॉड, And इट्स second, sir, I have a Fit app on my mobile. उसमें एक मतलब ठीक है, बाकी पैरामीटर के अलावा एक हार्ट रेट करके पैरामीटर है। यस सर। मतलब कितना आप ब्रिस्क वॉक करते हो वो हिसाब से आपका हार्ट रेट काउंट होता है। थोड़ा तो वो जाता है, हार्ट यस। रेट एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज इट? बेसिकली हार्ट रेट जो है ना, हम जब चलते हैं ना, हम कितना एक्सर्शन कर रहे हैं, बॉडी कितनी बॉडी चल रहे, जो भाग रहे हैं हम, स्पीड क्या है, मसल कितना अपनी बॉडी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एनर्जी कितनी यूटिलाइज हो रही है, उसके हिसाब से हार्ट रेट बढ़ता है। तो आप ब्रिस्क वॉक करेंगे, रनिंग रनिंग के साथ और बढ़ेगी वो हार्ट रेट। तो ओवरऑल आपके एक्सरसाइज का वो एक क्या बोलते हैं, सिवेरिटी इनडायरेक्टली दिखाता है। जितना हार्ट रेट बढ़ेगा उतनी आप अच्छे से और सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा है। हाँ, क्योंकि मेरी जो है तो ब्रिस्क वॉक है, और हार्ट रेट जो है तो जैसा मानो भाई आप, इफ आई डू ब्रिस्क वॉक ऑफ 5 किलोमीटर इन अ मॉर्निंग, मेरा हार्ट रेट 100 आता है समझो, मानो ऐप पे। अच्छा। ठीक है ना, तो वो मतलब मेरे को ये पूछना है कि एग्जैक्टली क्या है, इज इट रिलेटेड टू द कैलोरी कंजम्पशन और इज इट गुड और बैड? इट इज नॉट रिलेटेड टू कैलोरी कंजम्पशन। तो ये इससे रिलेटेड है अपना बॉडी का एक्सर्शन कितना होता है। आप रनिंग करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। तो मतलब वो बेनिफिशियल है या नहीं है, हाँ, हार्ट रेट ज्यादा होना? आप जितना आपका बढ़ते जाएगा, आपकी बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है पॉजिटिव वे बदलते जाएगा। आपका बॉडी का भी जो स्टोर रहता है या कुछ रिजर्व रहता है कैपेसिटी, वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। जैसे हम नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 80 रहता है, लेकिन हम बॉडी के 200 तक जा सकते हैं, वो रिजर्व है, हम यूटिलाइज नहीं करते। तो रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे तो बॉडी में अपना सर्कुलेशन फास्ट होगा, रेस्पिरेशन फास्ट होगा, अपना जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, हमारे लंग में भी कुछ ऑक्सीजन स्टोर रहता है रिजर्व, वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल बॉडी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा और ये पॉजिटिवली फायदा ही होगा उससे ऐसा। और ओके, और एनर्जी लास्ट। कंजम्पशन भी बढ़ेगी। जैसे हार्ट रेट ज्यादा बढ़ता है तो हार्ट का बीटिंग पावर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ता है, उसके लिए भी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। तो ओवरऑल उसका फायदा ही है ऐसा। ओके सर, और लास्ट स्मॉल क्वेश्चन, बेसिकली जैसा बताया जाता है कि यू वॉक एवरी डे 10,000 12,000 स्टेप्स। ओके, यस। अभी वो 10,000 12,000 स्टेप्स आप मतलब मानो बेबी वॉक भी वैसा भी कर सकते हो या ब्रिस्क वॉक से भी कर सकते हो। यस तो सर। वो जो है तो वो कितना, मतलब वो जो स्टेप्स आपको जो करना है तो ब्रिस्क वॉक से करना रिकमेंडेड है या आप दिन भर ऐसे टहलते भी रहो तो भी चलता है? नहीं, ब्रिस्क वॉक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रिस्क वॉक में थोड़ी स्पीड भी ज्यादा रहती है, कंटिन्यू रहता है और एक साथ होता है। अब देने के मैं एवरी थोड़े 10-15 स्टेप काउंट करके पूरा 10,000 करेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक साथ आप ब्रिस्क वॉक करेंगे तो उसमें आपका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, बॉडी का पूरा मूवमेंट्स हो जाएंगे और एक साथ कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज होगी। तो ब्रिस्क वॉक इज मोर इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल देन द डेली रूटीन
रूटीन एक्टिविटीज. ओके सर, थैंक यू. ग्रेट, थैंक यू. Thank आशीष तांबट जी, आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? Yes. I wanna ask question to Nilesh Lunde. Actually, Yes. it is actually detoxification is beneficial to weight loss. एलोपैथी में डिटॉक्सिफिकेशन पे ज्यादा कुछ डिस्कशन या लिटरेचर नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा में बोलते हैं ना, जो कुछ करते हैं ना बहुत सारी प्रोसीजर्स, तो आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बेनिफिशियल है. ओवरऑल हमारे बॉडी में भी जैसे डेली मोशन पास करना, प्रॉपर यूरिनेशन करना टाइम पे, इसमें भी फायदा बेनिफिशियल ही है. ओवरऑल क्या रहता है, अपने बॉडी में कुछ भी टॉक्सिन जमा हुए तो बॉडी पे बैड इफेक्ट स्टार्ट करते हैं. तो आयुर्वेदा में तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. ओके, तो और मंथ में कितने बार कर सकते हो और वीक में कितने बार कर सकते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का तो मेरे से ज्यादा आप आयुर्वेदिक कंसल्टेंट आपको ज्यादा बोल सकते हैं. एलोपैथी में ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है उसमें, और उसमें इसमें ज्यादा डिस्कशन भी होता नहीं है. लेकिन ओवरऑल इट्स गुड फॉर द बॉडी. ये बॉडी में कुछ भी एक्सेसिव टॉक्सिक बॉडी में जमा हुए, जैसे अभी किडनी फेलियर पेशेंट में जो हमारा क्रिएटिनिन रहता है, यूरिया रहता है, वो टॉक्सिन ही रहते हैं, वो निकलते ही नहीं यूरिन से बाहर. तो जब बढ़ जाते हैं तो पेशेंट की तबियत स्लोली स्लोली डिटेरियोरेट हो जाती है और बैड होते हैं. तो ओवरऑल कुछ भी, एक आधे पेशेंट को समझो मोशन पास नहीं हुआ आज 1-2 दिन, तो उसकी ओवरऑल बॉडी का जो है, बॉडी का डाइजेशन सिस्टम रहेगा या फ्रेशनेस रहेगा या कुछ बॉडी की सिस्टम रहेगी, वो सब थोड़े थोड़े करके थोड़ा बॉडी में निगेटिव इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है, और फीलिंग भी निगेटिव होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट पे. तो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन इज गुड फॉर बॉडी. Actually, thing is this, I'm a software engineer. I'm Yes. working from home, and my sitting time is something around 9 hours in a day. Okay. And recently, I start the workout from the June. Actually, I'm the obese. I'm the obese. Actually, right now my weight is 107 or 106 right now, Okay. and my height is 5.5 feet. Okay, you have excess 40-50 kg weight. Yes, Excess. and right now I'm 33-year-old. That's why Yes. Yes, so you need weight reduction. And yes, I'm just 10% weight reduction is beneficial for health. okay. Thank you. Thank you. Sir, I have a question. Yeah, just before you ask a question ना, I just want to reiterate one thing कि अभी बहुत easy हो गया है आपको information मिलना on the internet, Yes. friends के through, या आपके जिम ट्रेनर्स जो बोलते हैं कि मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं, ऐसा फॉलो ना करें. I am a doctor myself, so I just want to tell you that I have so many friends of mine who are gymming with me and who take advice from these so-called trainers who call themselves nutritionists. They are not nutritionists. They are not doctors. Please take Yes. proper advice from doctors, like especially endocrinologists, like Nilesh is an endocrinologist. कोई नहीं तो Yes. एटलीस्ट अपने फिजिशियन से जाके बात कीजिए, कोई आयुर्वेदाचार्य से जाके बात कीजिए. गूगल पे Yes. पढ़ के, कोई बुक पढ़ के अपने आप पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए. मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिनको एडमिट करना पड़ा था इसके लिए. एंड बहुत सारे जिम में भी मैंने एपिसोड्स देखे कि कोई वेट लिफ्ट कर रहा है, कोई बोलता है प्री वर्कआउट लो, कोई बोलता है वर्कआउट में कि ड्यूरिंग लो, कोई बोलता है पोस्ट वर्कआउट लो. आप बहुत बड़े रिस्क में पड़ सकते हैं. और आजकल आप सुन रहे होंगे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ट्रेडमिल करते हुए बेहोश हो जाते हैं, कोई किसी का स्वर्गवास हो जाता है. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कुछ चीज प्रूव करने के पीछे हैं. तो प्लीज कंसल्ट a doctor or a certified nutritionist, not just your gym trainer. Your gym trainer is your gym trainer, and nutritionist and dietitians are different people. Nilesh, please correct me अगर मैं wrong कुछ बोल रहा हूं तो. हाँ नहीं, यस सर. लास्ट वीक ही मेरे पास पेशेंट आया था, वेट लॉस के लिए मेडिकेशन लिए थे उन्होंने. तो उसमें क्या रहता है, स्टेरॉइड में कुछ मात्रा तक लेंगे तो वेट गेन होता है, बाद में वेट लॉस होता है. तो एक्सेसिव स्टेरॉइड कंटेंट था, वेट लॉस हुआ,
वेट लॉस होने के बाद में वो बीमार गिरा, उनको एडमिट करना पड़ा, वोमिटिंग, लूज मोशन। फिर हमने कॉर्टिसोल लेवल किया उनका बॉडी का चेकअप, तो उसमें समझ में आया कि वो स्टेरॉइड इंटेक ले रहे थे, इसके कारण बॉडी का कॉर्टिसोल लो हो गया। फिर हमने कॉर्टिसोल सप्लीमेंट दिया, फिर अभी थोड़े ठीक है, लेकिन उनका 1 महीना पूरा इसमें गया है। तो बेसिकली अभी कोई भी कुछ भी देगा तो पहले तो उसमें कंटेंट क्या है, कैसे काम करता है, उसका एक्शन क्या है, और जो कुछ देने वाला है जो कोई, तो उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या स्टडी है, वो सब देख के लेना चाहिए। राइट राइट, थैंक यू। और मुझे थोड़ा सा थायराइड के बारे में भी बताइए, फिर मैं डॉक्टर विवेक सर को देता हूँ अपॉर्चुनिटी। यस सर। थायराइड का तो क्या रोल है वेट लॉस में या वेट गेन में खासकर? यस सर, थायराइड में भी हाइपोथायराइड यानी थायराइड के हार्मोन की मात्रा कम रहना, उसमें भी वेट गेन होता है। तो अनडायग्नोज रहा, ट्रीटमेंट लिया नहीं लंबे समय तक, और थायराइड हार्मोन की लेवल कम रही, तो स्लोली वेट गेन होने लगता है। तो जो वेट गेन के पेशेंट्स है उसमें हम थायराइड हार्मोन भी चेक करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ने के बाद वेट गेन होता है उनकी भी लेवल चेक करते हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी चेक करते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। उसके अपोजिट थायराइड हार्मोन बढ़ना, इनमें हाइपर थायराइड बोलते हैं, उसमें वेट लॉस होता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो बॉडी का मेंटेनेंस के लिए जो कुछ सिस्टम है उसमें ना थोड़ा एक बढ़ा देता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हार्मोन बढ़ गए तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो उसके कारण एनर्जी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है और वेट कम होता है ऐसे। गॉट इट, थैंक यू थैंक यू। यस Can I डॉक्टर ask a विवेक, और question? फिर मैं विनीत जी को मौका देता हूँ। वो डॉक्टर विवेक सर ने बहुत देर से हाथ ऊपर किया है। सर माझ्याकडे एक पार्टिसिपेंट आहे योगाचे, ही इज Yes, sir. फॉलोइंग डॉक्टर दीक्षित डाएट और इंटरमिटेंट फास्टिंग since last 15 years, Yes, but sir. still he has fatty liver. He is very particular in his diet. मध्ये काही दिवस त्याने वेगन सुद्धा घेतलं होतं, नॉनव्हेज अजिबात घेत नाही. Yes, sir. विकनेस आला मधल्या काळात त्यांना थोडंसं नॉनव्हेज कोणतरी ऍडवाइस केलं होतं, परंतु ते काय त्यांना बेनिफिशियल झालं नाही, त्यांनी बंद केलं. मला हा प्रश्न Yes. पडला की त्यांना फॅटी लिव्हर का असेल. इथं रिस्ट्रिक्शन्स Basically, आहे fatty liver. आणि आहार सुद्धा अगदी लिमिटेड आहे त्यांचा. रोज त्यांचं वर्कआउट आहे. अच्छा सर, लिव्हर वेट तर आहे, किती त्यांचं आहे? एज जे आहे वेट 2 8 याच्यामध्ये असतं. कितीच नाही आलं मला. हॅलो हा सर, वेट किती असावं त्यांचं? सर त्यांचे एज आहे 47 आणि हाईट नुसार त्यांचं वेट पर्टिक्युलर आहे, म्हणजे 71 72 च्या आसपास. अच्छा, तर सर आपण जसं आता डिस्कस केलं, लीन थिन ओबेज इंडियन पॉप्युलेशन जे आहे आपलं, इंडियन जेनेटिक मीन्स म्हणू किंवा आपले जे पूर्वज आणि सर्व गोष्टी, त्यामध्ये दिसायला आपण जरी थिन दिसत असू किंवा नॉर्मल प्रोपोर्शन मध्ये दिसत असू, तरी आपल्या पोटामध्ये विसरल फॅट भरपूर आहे ऍज कम्पेअर टू वेस्टर्न पॉप्युलेशन, अमेरिका असेल किंवा इंग्लंड तिकडल्या लोकांपेक्षा. आणि त्यामुळे हा विसरल फॅट लिव्हर मध्ये जाऊन ते फॅटी लिव्हर करतो. तर अशा पेशंट मध्ये प्रॉपर ट्रीटमेंट घेणे जरुरी आहे. आणि आपण एंडोक्राइनॉलॉजिस्ट सोबतच गॅस्ट्रोएंटरॉलॉजिस्ट सुद्धा कन्सल्ट करणं जरुरी आहे. तरी त्याचं बेसिक काय आहे आणि नॉर्मल वेट आहे. काही पेशंट मध्ये मिली हिस्ट्री सुद्धा असते. कोणाला असं फॅटी लिव्हरचे असेल ना रिस्क, किंवा त्यांना झालेलं असेल, तर पुढे त्यांच्या जनरेशन होण्याची रिस्क असते. एक्सरसाइज हा त्याला उपाय आहे की डाएट आहे? डाएट जर म्हणावं तर ऑलरेडी एक्सरसाइज आणि वेट सर, त्यामध्ये आता माझे एक फ्रेंडच आहेत, ते स्वतः पण एंडोक्राइनॉलॉजिस्ट आहेत. त्यांच्या वडिलांना फॅटी लिव्हर होतं, त्यांना सिरोसिस झालं, ट्रान्सप्लांट केलं, ते फेल झालं पुन्हा काही दिवसांनी आणि डेथ झाली. तर आता त्यांचं वेट BMI नुसार एकदम ऍक्युरेट आहे, तरी सुद्धा त्यांना फॅटी लिव्हर आहे. तर त्यांनी त्या वेट मध्ये पण आणखी वेट रिडक्शन कमी केलं आणि लोअर साईडला वेट केलं. वेट कमी झाल्यास त्यात बराचसा बॉडीचा फॅट निघून जातो आणि आणखी बेनिफिट्स मिळतात. इव्हन नॉर्मल वेट असेल आणि फॅटी लिव्हर असेल तरी आम्ही रिकमेंड करतो की 5 to 10% वेट रिडक्शन करा. नॉर्मल वेटच्या पण लोअर नॉर्मल मध्ये जाऊया आपण. म्हणजे जसं बॉडी मास इंडेक्स 18-23 आपण पाहिला नॉर्मल आहे, आणि त्यांचा 22 किंवा 21 असेल तर आणखी थोडासा आपण कमी करायला सांगतो असं. आणि सोबतच गॅस्ट्रोएंटरॉलॉजीची पण ट्रीटमेंट करायला सांगतो, कारण फॅटी लिव्हर हे प्रोग्रेस होतं पुढे चालून. त्याच्यापासून नॅश म्हणजे लिव्हरचा आणखी पुढची स्टेज, पुन्हा सिरोसिस आणि पुन्हा लिव्हर फेल्युअर, असं एक एक स्टेज वाढत जातं. रेट टू फॅटी लिव्हर आहे आणि HbA1c त्यांचं कंटिन्युअसली 6 to 8 असतं. शुगर कन्झम्पशन 0 आहे. अच्छा,
6 मला to फार म्हणजे 8. ते असं मला कोडात पडलो मी की असं कसं काय यांना. डॉक्टर विवेक, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कशन है। डॉक्टर विवेक, आई थिंक मैंने ऑलरेडी नीलेश लोमटे सर का नंबर फॉरवर्ड किया है। विवेक, आप विवेक चर्जन बोल रहे हैं क्या? येस सर. हाँ, मैं आपको नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि क्या है, ये मेडिकल डिस्कशन ना बाकी ये फोरम को फॉरवर्ड नहीं करेगा। प्लीज मेरा Okay, रिक्वेस्ट okay, है कि 2 डॉक्टर्स मिलके अलग से बात कर सकते हैं, नहीं तो ये Yes, yes, कॉन्वर्सेशन yes. कहीं और ही चला जाएगा। येस Ah, yes. प्लीज, मतलब बुरा मत मानिए, मेरी ये विनंती है, नो क्योंकि आप जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो तो मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे भी आधे नहीं समझ रहे हैं। Yes. येस सर, आई गॉट इट. यस, थैंक यू। यस, विनीत भाई साहब, बोलिए भाई साहब। Yeah, Dr. Sir, Namaskar. I have just joined. I was just seeing the discussion. I just want to know one thing. To decide diabetic patient, the HbA1c should be is around 6.5 and above. So, but Yes. recently I was listening, कि if it is 8.5, you should not worry. So, what is the fact about this thing? कि if this person is having 6.7, is he in a diabetic, or he should not worry even up to 8.5? Yes, basically it has been proved since last many years. Diabetic cutoff for the diagnosing diabetes, for in terms of HbA1c is equal and above 6.5, in terms of fasting equal and above 126, and in terms of postprandial equal and above 200. So how these cutoff decided or fixed? So reason is, once sugar crosses above these levels, it leads to development of multiple complications, especially retinal complication, retinopathy, then nephropathy, neuropathy. So according to risk, these levels and cutoffs are decided. So I also saw this fake video recently passed forwarded yes. to me also, but it is not true, because it has been proved, and many trials are going on nowadays. Also, you see, most common cause of heart attack is diabetes, stroke Yes. is diabetes, kidney disease is diabetes, gangrene is diabetes. So I have called only 3-4 diseases. So more than 25 diseases, most common cause is diabetes. So why to neglect? Very Right? correct. So if we come across any small disease like fungal infection, most common cause is diabetes. Blindness, most common cause is diabetes. Leg amputation, second most common cause is diabetes. So there are n number of diseases that are increased by diabetes, and just by treating one disease, we can prevent or we can reduce the complications of more than 20-25 diseases. So we should not be neglect, or we should not be less attendant regarding such disease. Mine was 6.7, say Yes, two sir. months 2 months back. Yes, yes, sir. So I did not take any medicine, but I increased my walking, I increased my Yes. yoga and pranayam. But I am Yes. feeling comfortable now. Earlier, when I got it detected at 6.7, so that time I was feeling little uncomfortable, Yes. but it is okay. So I didn't. patient also feels, once this cutoff process, patient Correct. feels the symptoms like increased urinary frequency, generalized weakness, fatigue, recurrent urinary tract infections, Very recurrent correct. fungal infections, recurrent viral infections. These are the acute symptoms and complications. But in long terms, there are n number of complications, and this is very hazardous disease. Once we Okay. cross the cutoff, we should start treating. Many trials have shown, if we treat early and if we treat properly in the initial period, it can lead to beneficial effect down the line after 5 years, 10 years, 20 years. So trials names are UKPDS trial, DCCT trials. These are done all over India, all over world. Okay. So just you can see, if required, I can send a message for trials Yes. name and Okay. reading. I have got Yeah. 2 more questions, very small question. I want to Yes. have a number of any doctor who can give me good advice on thyroid. My wife is having thyroid, and second is prostate. I'm having little problem of prostate. So this forum I do not want to discuss, waste the time of others also. So if you can suggest me some telephone number of a doctor so that I can Yeah. consult him for I will thyroid send. and prostate. Yes, sir.
Yeah, Thank you very much. So Yes. nice of you. Thyroid is also treated by Dr. Nilesh. Yeah. Okay. I am विनीत भाई, endocrinologist. मैं आपको अच्छा, okay. I'll talk to you नीलेश का separately. I'll take your भेजता number हूँ आपको। हाँ, from Yeah, Dr. yeah. Raman. So without wasting time of others also, so I'm just quitting. So I will speak to you later on. Yeah, welcome. Thank you, Doctor. Thank you very much. Thank you, welcome. Yes, sir. I have one question. Can I go ahead? यस प्लीज। हाँ सर, हमने का मतलब कई बार ऐसा देखा है कि रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल और रोटी वगैरह नहीं खाना चाहिए, उसमें ग्लूटेन होता है। तो ये बात सच है? और अगर सच है तो फिर उसका क्या मतलब, जैसे रिफाइंड सॉल्ट की जगह बोलते हैं कि पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट खाना चाहिए आपने, तो इज इट रियली ट्रू या फिर मिथ है ये? यस सर, रिफाइंड जब हम ये बोलते हैं ना, आटे का जो रिफाइंड है उसमें जो हम ऊपर का क्या बोलते हैं, ऊपर का जो निकल जाता है ना, छिलका, हाँ। हम आटे का ये करते हैं, चाटते हैं, ऊपर का नीचे रहता है, ऊपर का जो फाइबर युक्त रहता है, कवर जो रहता है ना गेहूं का या इसका, करेक्ट, हाँ। उसमें फाइबर रहते हैं। तो रिफाइंड आटे से आवाज चला गया। थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। नीलेश, आपका आवाज वापस। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा सर? हाँ, अब आ रहा है। या सो रिफाइंड, इसमें आटा रिफाइंड आटा इज नॉट गुड, बिकॉज हम जब वो सेपरेट करते हैं तो हम जो फाइबर वाला पार्ट है तो वेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज सॉल्ट और शुगर में रिफाइंड ये सब मार्केटिंग के फंडे है, कोई कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट या कोई फर्क नहीं है। रिफाइंड सॉल्ट रहे या रिफाइंड शुगर रहे तो इट्स नॉट गुड, बट रिफाइंड आटा इज बैड because we are wasting, we are leaving the fiber that is very good for the overall health of body or overall digestion system. अच्छा, और वो जो जो जैसे बोलते हैं ना कि रोटी के अंदर ग्लूटेन होता है, वो नहीं खाना चाहिए, अपने बाजरा जवारी खाना चाहिए, तो वो क्या सही है क्या? शुड वी कंप्लीटली अवॉइड? वेट ज्यादा है या फिर ऐसा? हेलो? आई थिंक नीलेश को ना आवाज नहीं सुनाई दे रही है। पूनम, क्या आप उनको बता सकते हैं क्वेश्चन क्या है? पूनम लाने। हेलो। हाँ पूनम, कैन यू जस्ट लेट हिम नहीं नो द क्वेश्चन? नहीं सर, मैं भी ऑनलाइन ही ज्वाइन हुई हूँ। हो ओके सर आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ, अभी आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ, आपकी आ रही है विशाल भैया। मैं बोल रहा हूँ नीलेश को अपनी आवाज नहीं पहुंच रही है। नीलेश, आर यू एबल टू हियर अस? सर कुछ कनेक्शन इश्यू होगा, वो हाँ। अंबेजोगाई में है, मैं यहीं पे हूँ छत्रपति ओके संभाजी ओके, नगर। नॉट अ हाँ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। सो विशाल भैया, मैं आंसर करता हूं आपका ये क्वेश्चन ग्लूटीन के बारे हाँ में हाँ कि प्लीज। कुछ कंडीशंस में न्यूट्रिशनिस्ट, डायटिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बंद करने को बोलते हैं कुछ चीजें। एक मिनट, नीलेश सर का ही फोन आ रहा है, मैं उनको ही बोलता हूँ आंसर करने के लिए। हाँ कोई बात नहीं। नीलेश क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ग्लूटीन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब आप इस पे आंसर कीजिए। अब मैं फोन डिस्कनेक्ट करके आप आंसर कीजिए। हाँ, बाजरा जवार जैसा होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्या? हाँ नीलेश, अभी आवाज, यू कैन स्पीक नीलेश। इज गुड फॉर बॉडी, बट एक सीलियक डिसीज है, एक डिसीज है सीलियक, उसमें ना ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी होती है, तो उसपे ग्लूटीन ऐड करते हैं हम। तो जैसे मैं बोल रहा था ना, नीलेश भी वही बोल रहे हैं कि एक बार आपके डॉक्टर को, न्यूट्रिशनिस्ट को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को पूछना चाहिए कि ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है या नहीं होने वाला है। ओके। और कुछ लोगों को, जैसे वो बोल रहे हैं ना, सीलियाक डिजीज, ग्लूटीन रिलेटेड सूजन रहती है, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन्स में। तो वो जैसे मैं मैराथन रनर हूं, मुझे कुछ 3 या 4 किलो कम करने के लिए कहा है, जहां मुझे ग्लूटीन बंद करने के लिए कहा है। पर वो कौन कह रहा है? वो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट कह रही है, डायटिशियन कह रही है। अच्छा, तो सर अगर इन केस अगर मुझे कंसल्टेशन करना है तो नीलेश सर शुड बी गुड पर्सन टू या ऑफ कंसल्ट? कोर्स, नीलेश तो इज नॉट ओनली एमडी, इज डीएम, मतलब एक और स्टेप आगे, लाइक अ पीएचडी। ओके, सो फॉर वेट रिडक्शन, राइट? या फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। ओके, ठीक है।
थैंक यू सर। ओके, तो अभी ना टाइम बहुत एक्सीड हो गया है। सर आवाज आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। यस यस। यस सो नीलेश, हम लोग तो हाँ, आप बोल क्या लीजिए, ना फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। यस। हाँ, लास्ट आंसर करता हूँ। ग्लूटन, हम जब गेहूं, ज्वारी, बाजरा, इसमें ग्लूटन रहता ही है, और ग्लूटन अपने बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन कुछ डिसीजेस है जैसे कि सीलियाक डिसीज, उसमें ना ग्लूटन हाइपर सेंसिटिविटी रहता है, ग्लूटन सेंसिटिव एंट्रोपैथी रहता है, तो उनमें हम ग्लूटन अवॉइड करते हैं। तो वो पेशेंट एब्डोमिनल ऐसा ज्वार या गेहूं या बाजरा की रोटी खाने के बाद एब्डोमिनल पेन या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहना, ऐसा बोल के प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं। अदरवाइज देयर इज नो इशू विद ग्लूटन। नहीं नहीं, मतलब सर मेरा क्वेश्चन ये था कि रोटी की जगह बाजरा ज्वार खाना चाहिए क्या? वेट वेट पॉइंट ऑफ व्यू चपाती से थोड़ा बेटर है ज्वार और बाजरी, बहुत नहीं, 5-10% बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ले सकते हैं आप। उसमें भी ना हम जब वो निकालते हैं ना चालनी से ऊपर का जो निकाल देते हैं ना, वो यूज किया तो अच्छा रहता है, उसमें फाइबर रहता है बॉडी के ओके ओके सर। लिए। रिफाइंड आटा इज नॉट गुड। ओके सर, थैंक यू। सावंगी फाटा है अपना, सावंगी फाटा। तो आई थिंक वन ऑफ हमारा पहला वेबिनार हुआ है जो आधा घंटा एक्सीड भी हो गया और लोग जाने को तैयार नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये वेबिनार कितना इम्पोर्टेंट रहा है। सो अगर आप देखेंगे तो हमने चैट में डॉक्टर नीलेश सर का एड्रेस भी डाला है और पर्सनल फोन नंबर भी। किसी को Yes, sir. आवश्यकता है तो आप डॉक्टर नीलेश को कॉल करके आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और लाइफ फाउंडेशन के ये वाले वेबिनार के बारे में बात कर सकते हैं जहां से आपको रेफरेंस मिल सकता है। Yes, तो sir. मैं, संपदा, अजय, हम लोग जो भी फाउंडर मेंबर्स हैं सारे, हम 8 लोगों की तरफ से हम नीलेश का एक तो बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और आप रहे हमारे साथ। इसका वेबिनार का पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, और आने वाले कुछ हफ्तों में ये रिकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। आप हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ फाउंडेशन पे भी देख सकते हैं। लाइफ फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नीलेश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पूनम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज वेल। थैंक यू Thank सो you. मच। थैंक यू सो Thank मच नीलेश जी। Thank you, sir. Thank you, madam. थैंक यू। सबका मंगल हो, सब खुश रहें हमेशा, और Thank you. एक्सरसाइज करना ना थैंक यू भूलें। सर। Yes, sir. Yes, sir. देयर इज नो शॉर्टकट टू ओबेसिटी। Yes, sir. Thank you. Thank you for थैंक यू opportunity. अजय, अजय इज ऑल्सो हियर, अजय इज ऑन वीडियो। थैंक यू अजय। थैंक यू कार्तिक सर, थैंक यू नीलेश सर। Raman. Thank you, Raman sir, for this opportunity. ऑलवेज Looking ऑलवेज। forward to many more. यस एब्सोल्युटली, अभी हम नीलेश को जल्दी छोड़ने नहीं वाले। इज अ वेरी गुड। Yeah. कार्तिक इसके बाद भी सेशन हो सकता है सर के साथ। या बहुत सारे होंगे, अभी छोड़ने थोड़ी वाले हैं हम उसे। यस सर, यस सर, यस। नीलेश सर का YouTube चैनल भी है। उसका आप लिंक डाल दोगे क्या चैट पे, या मुझे भेज दीजिए, मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर, ओके। या Thank you. हाँ, एक क्वेश्चन था नीलेश बिफोर वी लीव। Yes, sir. सुदर्शना, माय फ्रेंड वाज आस्किंग कि ये जो वेट लॉस मेडिकेशन है इनके कोई साइड इफेक्ट है क्या? एक दो साइड इफेक्ट के बारे में आपने बताया था। हाँ, यस सर। इसमें ना ऑयली स्टैट है, उसमें ना थोड़ा ऑयली स्टूल होता है, यानी फैट स्टूल में निकल जाता है तो ऑयल गया ऐसे लगता है। एक दूसरा, एक सीमाग्लूटाइड में ना थोड़ा एसिडिटी बढ़ता है, पहले से किसी को एसिडिटी रहा तो बढ़ सकता है। ये ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं, माइनर ही है थोड़े। बट आई थिंक ना आपके सुपरविजन में ही वो देना ठीक है, बिकॉज आजकल वो थोड़ा ट्रेंड हो गया है ना, वो मेडिकल से चोरी छुपे खरीद के खा लेते हैं, बाद में फिर मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोगों के मतलब उनका स्टूल्स जाना बंद हो गया था, तो जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने चेक किया तो मालूम पड़ा कि खाना बहुत सारा अनडाइजेस्टेड इंटेस्टाइन और स्टमक में रह गया था। ये भी एक साइड इफेक्ट सुना था मैंने, कि ये सच है यस क्या? सर, यस सर, यस सर। गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम करता है तो थोड़ा रहता है उधर। यस ओके ओके। सर एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउअडेज जैसे आपने जिम में बोला, बहुत सारे लोग जो है वो वे प्रोटीन और ये फिश ऑयल वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या वो सही है क्या? वे प्रोटीन एक लिमिटेड अमाउंट में लेना अच्छा है सर, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में लिया ना तो किडनी फेलियर होता है। तो एक बॉडी में एक 20-30-40 ग्राम पर डे, नॉट मोर देन दैट। ऐसा और बहुत फिश ऑयल? बहुत सारे जन क्या करते हैं कि एक्सेसिव कंजम्पशन करते हैं, विगरस वेट रिडक्शन या बहुत ही जल्दी वेट रिडक्शन चाहिए रहता है, और थोड़ा
घाई में ज्यादा लेते हैं, तो उसमें ना किडनी फेलियर की रिस्क रहती है। जो भी करना है और फाइनली डॉक्टर को और डाइटिशियन को पूछे बगैर न कुछ नहीं करें। करना है, वो कोई राइट। भी हो, फिश ऑयल हो, मैग्नीशियम हो, विटामिन डी हो, B12 हो, आप याद रखिए बॉडी में केमिकल डालने से पहले अपने डॉक्टर को पूछ लें। प्लीज डोंट जस्ट आस्क द जिम ट्रेनर, ही मे नॉट नो एनीथिंग। ठीक है नीलेश, मैं बंद करता हूँ नहीं तो ये चलते रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू बाय बाय, थैंक यू। शालिग्राम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग Yes. अगेन। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Karthik. Thank you everyone.